जवाहरलाल नेहरू का शासन 1947 से 1964 एक समग्र दृष्टि। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के साथ ही उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और 27 मई 1964 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। उनकी शासनकाल ने भारतीय लोकतंत्र, योजनाबद्ध विकास, वैज्ञानिक सोच और गुटनिरपेक्षता की नींव डाली। लोकतंत्र की स्थापना। भारत को गणराज्य बनाने में नेहरू की केंद्रीय भूमिका थी। उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को संस्थागत रूप दिया, जिसकी आज भी नींव कायम है। भारतीय संविधान को व्यवहार में लागू करना, संवैधानिक संस्थाओं को सशक्त बनाना सब नेहरू युग की उपलब्धियां थी। योजना आधारित विकास और समाजवादी झुकाव। 5 वर्षीय योजनाएं 1951 से शुरू की गई। आर्थिक मॉडल में राज्य का हस्तक्षेप और सार्वजनिक क्षेत्र की महत्ता को प्राथमिकता दी गई। बड़े बांधों, इस्पात कारखानों, तकनीकी संस्थानों, आईआईटीज की स्थापना हुई। नेहरू ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा। गुटनिरपेक्ष विदेश नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की शीत युद्ध की दुनिया में नेहरू ने भारत को किसी भी गुट में न ले जाकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने चीन, मिस्र, यूगोस्लाविया जैसे देशों के साथ कूटनीतिक साझेदारी को मजबूत किया। शिक्षा और विज्ञान पर बल। आईआईटीज, आईआईएम्स, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो और परमाणु ऊर्जा आयोग की नींव रखी गई। उन्होंने बच्चों के लिए बाल दिवस की परंपरा शुरू की। उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता है। भाषाई राज्यों का गठन और चुनौती। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग बढ़ी। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भाषाई राज्यों का गठन हुआ, जिसने देश की राजनीतिक स्थिरता को बल दिया। चीन नीति और 1962 का युद्ध। पंचशील सिद्धांत और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा 1962 में चीन के विश्वासघात से धराशायी हो गया। भारत चीन युद्ध में भारत की हार ने नेहरू की विदेश नीति और रक्षा नीति को कटघरे में खड़ा कर दिया। यह नेहरू शासन का सबसे गंभीर आघात माना जाता है। आलोचना और सीमाएं। निजी क्षेत्र की अनदेखी और अत्यधिक समाजवादी झुकाव के कारण कई उद्योगों में विकास धीमा रहा। राजनीतिक केंद्रीकरण के आरोप लगे। चीन युद्ध के बाद लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाया, हालांकि उनकी व्यक्तिगत छवि दृढ़ बनी रही। नेहरू की आलोचना करना आसान है, मगर लोकतंत्र की बुनियाद आसान नहीं थी। नेहरू की आलोचना करना आज एक चलन है, कभी चीन युद्ध को लेकर, कभी समाजवाद के प्रयोग पर और कभी उनकी वंश परंपरा को कोसते हुए। लेकिन क्या हम कभी पलटकर ये देखने की हिम्मत करते हैं कि नेहरू को कैसी विरासत मिली थी? एक देश जो 200 साल की अंग्रेजी गुलामी से अभी अभी टूटा था, जिसकी सड़कों पर शरणार्थियों की चीखें, घरों में धर्म के नाम पर हिंसा और सीमाओं पर कश्मीर और हैदराबाद जैसी रियासतों का प्रश्न था। नेहरू ने लोकतंत्र को गढ़ा, वो भी उस समाज में जहां जनता ने कभी मतपत्र देखा तक नहीं था। जहां आज नेताओं को सत्ता सौंपना मुश्किल लगता है, वहां नेहरू ने चुनाव कराए। 1952, 1957, 1962 3 आम चुनाव, बिना किसी सेना या तानाशाही के। देश में कभी नागरिक अधिकारों पर ताले नहीं लगे। उन्होंने प्रेस को बोलने की आजादी दी, यहां तक कि विरोधी अखबार भी खुलकर सरकार की आलोचना करते थे। नेहरू का समाजवाद कोई सोवियत नकल नहीं था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जहां किसान को जमीन मिली, महिला को मताधिकार मिला और दलित को संविधान में सम्मान। हां, नेहरू की भी गलतियां थीं। चीन की नीति में मासूम विश्वास, रक्षा तैयारियों की उपेक्षा और कभी-कभी विचारधारा की जड़ता। लेकिन क्या एक थके बंटे हुए देश को लोकतंत्र की पटरी पर खड़ा करना कोई कम बात थी? नेहरू का सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने तानाशाही की राह नहीं चुनी। उन्होंने वोट, संसद, बहस और असहमति पर भरोसा किया। उन्होंने भारत को केवल आजाद नहीं किया, लोकतांत्रिक भी बनाया। निष्कर्ष: नेहरू का शासन भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युग था। उन्होंने भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने की नींव रखी। जहां उनके निर्णयों की प्रशंसा होती है, वहीं कुछ फैसलों की आलोचना भी की जाती है, जैसे चीन नीति और केंद्रीकृत योजना व्यवस्था। फिर भी लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान अमिट हैं।
अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।